वेव मोशन एंड वेव ऑन अ स्ट्रिंग की यदि बात करें हम, एचसी वर्मा ऑब्जेक्टिव 1, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना दिया, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। यहां पे हम ऑब्जेक्टिव 1 की बात करेंगे। एचसी वर्मा सर ने काफी शानदार क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें मजा आ जाएगा आपको। सारे क्वेश्चन यदि आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अ साइन वेव इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, the minimum distance between the two particles always having same speed is। ध्यान देंगे, जब आप वेव फॉर्म करेंगे तो दो पार्टिकल आपको ऐसे हमेशा मिलेंगे जो सेम स्पीड में हो। ध्यान देंगे, यदि आप लोग को याद होगा कि व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ इज द minimum distance between the two particles those who are vibrating in same phase। सेम फेज का मतलब है कि वेलोसिटी एंड पोजीशन बोथ सेम। वेलोसिटी सेम मतलब विथ डायरेक्शन, लेकिन यहां पे स्पीड बोला है तो हम डायरेक्शन को काउंट नहीं करेंगे। तो यदि आप चाहें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बारे में यदि सोचें तो दिस डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 2, और ये डिस्टेंस के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी स्पीड हमेशा सेम होगी। हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पीड की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये वेव है और वेव में यदि इस पॉइंट से सोचे तो यहां की जो स्पीड होगी इस पॉइंट की, और इधर भी कोई एक पॉइंट जरूर होगा जिसकी स्पीड सेम है, बट दैट स्पीड इज इंस्टेंटली सेम हो सकती है, हमेशा सेम होगी ऐसा नहीं है। हमेशा ये दोनों पॉइंट्स की स्पीड सेम होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट मान लीजिए वेव का मोशन इधर है तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, और वेव का मोशन इधर है तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है। जब ये इधर पहुंचेगा तब ये हाईएस्ट पोजीशन पे मान लीजिए पहुंच गया तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और इसकी स्पीड और ज्यादा होगी। नाउ इन दैट सिचुएशन इन दोनों की स्पीड इंस्टेंटली तो सेम है, ऑलवेज सेम नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया है कि अ साइन वेव ट्रैवलिंग ए मीडियम, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल always having the same speed। यदि always वर्ड पे ध्यान दें तो that value is lambda by 2, तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा that is C, lambda by 2 is the correct one। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। a sine wave is traveling in a medium, a particular particle has zero displacement at a certain instant, the particle closest to it having zero displacement is at a distance of। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी लोग इसको बना भी चुके होंगे। मान लेते हैं कि ये है डिस्प्लेसमेंट की बात करें, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, साइन वेव है तो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो ये पोजीशन मिनिमम डिस्टेंस का होगा, और ये जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है, वेवलेंथ का आधा होता है, ये हमें पता ही है। सो सी इज द करेक्ट वन, राइट? यस। ऑब्जेक्टिव 3 पे चले। Which of the following इक्वेशन रिप्रेजेंट द वेव ट्रैवलिंग अलोंग वाई एक्सिस? तो देखो, जो हमारे पास जनरली वेव होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू ए साइन, ऐसे लिखते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसमें यदि यहां पे माइनस साइन है, या फिर ऐसे सोच लें कि यदि इसमें सोचे तो ये है एक्स डायरेक्शन में मोशन है, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है क्योंकि यहां माइनस साइन है। जब कभी भी यहां माइनस साइन होगा, चाहे के एक्स माइनस ओमेगा टी हो या ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा। जब यहां पे के एक्स प्लस ओमेगा टी हो या ओमेगा टी प्लस के एक्स हो तो ये नेगेटिव एक्स में मोशन करेगा। खैर, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव की तो बात नहीं कर रहा, इसमें तो सीधे बोल रहा है कि भाई वाई में जाएगा, तो वाई में जाने के लिए इस एक्स को वाई से रिप्लेस होना पड़ेगा। दिस पोजीशन ये जो बताता है वेव के मोशन का डायरेक्शन को बताता है, जहां से हमने वेव के इक्वेशन को पल्स के थ्रू प्रूफ करते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आया। तो यहां पे यदि देखेंगे कि वाई डायरेक्शन मोशन में, तो इसमें एक्स है, ये नहीं हो सकता, ये तो स्टैंडिंग वेव है, ये सब स्टैंडिंग वेव है नीचे वाले। ऊपर वाला फर्स्ट A1 इज द करेक्ट वन, इसका मोशन वाई डायरेक्शन में होगा। और स्पेसिफिकली यदि पूछे कि नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई में है कि पॉजिटिव वाई में, सो करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव वाई में होगा, पॉजिटिव वाई में होगा, क्योंकि यहां माइनस साइन है, पॉजिटिव वाई में होगा। यदि यहां प्लस लिख दें तो ये नेगेटिव वाई में हो जाएगा, ठीक है? तो ये करेक्ट ऑप्शन इज ए। और आगे चले, दिस वन इज द इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स अ वेव मोशन विथ। अब इसमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है, तो क्यों ना हम इसको साइन स्क्वायर को एक सिंपल फॉर्मेट में ले जाने की कोशिश करें। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें लिखना है। यदि मैं लिखना चाहूं cos 2 थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां से यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहूं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1/2 टाइम्स, यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/2 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब यही फॉर्मूला यूज करके हमें इसको रिप्लेस करना है। अब हम रिप्लेस करते हैं, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a, और यहां पे जो साइन स्क्वायर है उसके जगह पे लिखेंगे इनटू 1/2, साइन स्क्वायर की जगह पे 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे हम लिखेंगे kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a/2 माइनस a/2 कॉस, और 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2kx माइनस 2 ओमेगा टी, ये बन जाएगा। अच्छा, ये आप a/2 को इधर लेते आए, y के साथ एक नया पोजीशन हमें मिलेगा, और हमने इसको इक्वेशन का नाम दिया y डैश। तो y डैश इज इक्वल टू, देयर इज सम नेगेटिव वैल्यू, फर्क नहीं पड़ता हमें, माइनस a/2, माइनस वगैरह से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस थीटा अपने आप ही प्लस माइनस वाइब्रेट करेगा, तो कॉस यहां पे जो अंदर मल्टीप्लाई हुआ है वो हुआ 2kx माइनस 2 ओमेगा टी। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो भाई a/2 हो गया, बात खत्म, b इज द करेक्ट वन, खत्म, एम्पलीट्यूड a/2। लेकिन थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड से ही वैसे अपना क्वेश्चन तो हो गया है सॉल्व, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं कि ओमेगा बाई पाई कैसे आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी यदि देखें तो यहां पे जो ओमेगा बाई पाई है, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू, एक्चुअल में ओमेगा जो है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, या फिर आप न्यू इज इक्वल टू लिख सकते हो, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। लेकिन यहां पे इस इक्वेशन में देखो तो ओमेगा एक्चुअल में 2 ओमेगा है, ओमेगा अपने आप में ही 2 ओमेगा है, तो आपने ओमेगा को रिप्लेस करना है 2 ओमेगा बाई 2 पाई, और ये जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा बाई पाई। सो यहां से हमें मिलता है B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव, ध्यान देंगे, रेडियो वेव ये नॉन मैकेनिकल है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, एक्स रेज ये भी नॉन मैकेनिकल है, मीडियम की जरूरत नहीं है, लाइट वेव ऑब्वियसली इसको भी मीडियम की जरूरत नहीं है, साउंड वेव इसको मीडियम की जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, डी इज द करेक्ट वन। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 में, अ कॉर्क फ्लोटिंग इन अ काम पॉन्ड एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू when a wave generated by a boat passed by it, the frequency of the wave is, ध्यान देंगे, सीधी बात, वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी से तो कॉर्क वाइब्रेट करेगा, नहीं अपनी कॉर्क के पास अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो वेव की फ्रीक्वेंसी और कॉर्क की फ्रीक्वेंसी सेम ही रहने वाली है। बेसिकली कोई भी काम पॉन्ड पे कोई वेव आ रही है, उस पे कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट रख दो तो उसका भी वाइब्रेशन वेव के फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होना है, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे, both the strings shown in the figure are made of the same material and have the same cross section area भी same है, material same है, मतलब mass per unit length mu same है, the pulley are light, the wave speed of a transverse wave in a string AB is v1, इसमें जो wave है वो है v1, and in CD is v2, CD this length it's v2। तो बोल रहा है कि v1 बाई v2 का रेशियो बताइए। देखो यदि मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, इस पुली का, तो पुली में नीचे लगेगा, मान लेते हैं टेंशन T, यहां पे टेंशन T लगा, तो यहां पे जो टेंशन लगेगा मान लेते हैं T1, और यहां पे भी सेम स्ट्रिंग है, यहां से ऐसे पास हुआ है, तो दिस वन इज ऑल्सो T1। सो ये रुका पड़ा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब 2T1 इज इक्वल टू T, तो T1 इज बेसिकली T/2। अब इतना करते ही खत्म हो गया क्वेश्चन, कैसे, लेट्स सी। ध्यान देंगे, आपने यदि v1 लिखना है तो v1 इज इक्वल टू रूट ओवर f, f इज बेसिकली t1, t1 इज बेसिकली t/2, तो t/2 इंटू म्यू, और v2 आपने लिखा v2 इज इक्वल टू रूट ओवर f बाई म्यू, f बाई म्यू, सीधे सीधे दोनों को रेशियो निकालना है, तो v1 आपने लिखा v1 बाई v2, एंड दिस इज सिंपली म्यू से म्यू कैंसिल, t से t कैंसिल, 1/√2 आ जाएगा, 1/√2, डी इज द करेक्ट वन। काफी आसान था ये भी क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 9 में चले, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332, होता भी है एट, ये बेसिकली स्पीड है एनटीपी, नेचुरल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम विल बी, देखो वैक्यूम में बात करना साउंड की स्पीड में, दिस इज अ मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट, ये कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है ना, और स्पेस में होता ही नहीं मैकेनिकल वेव मोशन, सो इट्स अ मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का था अ वेव पल्स ट्रैवलिंग ऑन अ टू पीस स्ट्रिंग गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड एट अ जंक्शन। ठीक बात है, एक दो मीडियम होंगे स्ट्रिंग के और पार्शियली ट्रांसमिट हो गया, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गया। इसमें कंडीशन है द रिफ्लेक्टेड वेव इज इनवर्टेड। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो वेव जा रही है और जो सामने जो रस्सी है, जो मीडियम है, वो थिक है, देन ओनली ये जाने वाली वेव रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाएगी और जो ये वेव है ये ऐसी चली जाएगी। दिस इज ट्रांसमिशन एंड दिस इज रिफ्लेक्शन, ऐसा हुआ होगा, ये पक्की बात है। एज कंपेयर टू द इनिशियल वन, इफ द इंसिडेंट वेव हैज वेवलेंथ लैम्डा, मतलब इसका जो वेवलेंथ है इंसिडेंट वेव का लैम्डा है, इफ द इंसिडेंट लैम्डा wavelength is lambda and the transmitted wave is lambda dash, और ये जो है इसका है lambda dash। तो बोल रहा है lambda और lambda dash में कुछ रिलेशन है, तो भाई बताओ। तो देखो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, मान लेते हैं यहां पे वेलोसिटी है v और यहां इसकी वेलोसिटी है v डैश। ऑब्वियसली किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो v की वेलोसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज म्यू इसका कम है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ओवर f बाई म्यू, तो टेंशन तो सेम ही है, एक ही जगह से ऐसे खींच के रखा हुआ है, टेंशन तो सेम है। तो म्यू किसका ज्यादा है, म्यू इसका ज्यादा है, तो इसमें स्पीड कम होगी, तो v डैश इज लेस। आप यहां पे लिख सकते हो v डैश इज लेस देन v, लेकिन v के बारे में कमेंट नहीं पूछ रहा है, ये तो वेवलेंथ के बारे में कमेंट पूछ रहा है। तो वेवलेंथ के लिए कैसे करेंगे, पहले वाले के लिए लिखें, तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, एंड इन एनी मोशन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, कुछ भी हो वेव के साथ, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती भाई, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो रहने वाली है कांस्टेंट। इसका मतलब जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका वेवलेंथ ज्यादा, तो वेलोसिटी किसका ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है इसका, दिस वेलोसिटी ज्यादा, तो इसका वेवलेंथ भी होगा ज्यादा, सीधी सीधी बात है। तो आपने लिखा फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम रखना, दिस मस्ट बी कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। तो यदि वेलोसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ भी ज्यादा होना पड़ेगा, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है इसकी, तो इसी का वेवलेंथ भी ज्यादा होगा, मींस लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा डैश, कहां दिया है, लैम्डा इज सी, लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा डैश से ज्यादा होगा लैम्डा, सो करेक्ट आंसर इज सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। टू वेव represented by y is equal to a sin omega t minus kx and y is equal to a cos omega t minus kx are superposed, the resultant wave will have an amplitude। देखो एम्पलीट्यूड निकालने का जो मेन तरीका है वो है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 से हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं इस तरीके से। लेकिन क्यों करना इतना, जब इससे भी आसान तरीका है कि जो वेव का एम्पलीट्यूड होगा दैट इज द वेक्टर सम, दोनों का वेक्टर सम कर लो। तो देखो इन दोनों में फेज डिफरेंस बताओ, ये साइन में लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये लिखा है कॉस में, कॉस को भी साइन में बदल लो, तो y इज इक्वल टू आपने लिखा a साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पे लिखा आपने y इज इक्वल टू a साइन, इसको भी मैं साइन में बदल रहा हूं, इसको भी मैं साइन में बदल रहा हूं, तो ये साइन में बदल के हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 2 का डिफरेंस है, तो ये भी साइन में बदल गया। अब देखो दो वेव्स हैं, इनका वेक्टर सम, दिस इज a और दिस इज b, दिस इज b इज बेसिकली a, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज द फाइनल एम्पलीट्यूड सुपरपोजिशन के बाद, और ये हो जाएगा a रूट 2, दिस द आंसर। सीधे सीधे ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है इस तरीके से। ये इक्वेशन साइन c प्लस साइन d कौन लगाएगा भैया, ऐसे करेंगे हम फटाफट, दिस द आंसर। 11 के बाद 12 पे चलते, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। Two wire A and B have identical geometrical construction are stretched from their natural length by small but equal amount। मतलब भाई दोनों को हमने इक्वल अमाउंट से खींच दिया, और आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मतलब इनिशियली लेंथ दोनों का सेम है और डेल्टा एल भी सेम है। अब देखो द यंग मॉडुलस दिया है y a एंड yb वेयर्स द डेंसिटी आर रो एंड रो बी इफ द इट इज गिवन दैट
यंग मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ बी, और यहां पे दिया है डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी. अ ट्रांसवर्स signal is started at one and take a time t1 to reach the another end, and a के लिए t2 समय, और इस तरीके से b के लिए t2. तो इनमें रिलेशन क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन. तो देखो हमें पता है कि f बाई a इज इक्वल टू y डेल्टा l बाई l. तो देखो दोनों का लेंथ सेम है, डेल्टा l भी सेम है, तो जिस और एरिया भी सेम है, तो जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा उसमें टेंशन ज्यादा, बात खत्म. तो यंग मॉडुलस ए का ज्यादा है यंग मॉडुलस बी से, इसका मतलब टेंशन ए में ज्यादा है टेंशन बी के. पहला रिलेशन तो मिल गया. दूसरा रिलेशन दिया है डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ, देखो डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी. इससे हम बोल सकते हैं कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन लीनियर मास डेंसिटी ऑफ बी, क्योंकि सेम लेंथ के हैं. तो ये भी रिलेशन हमारे पास हो गया. अब आपको क्या करना है, अब आपको वेलोसिटी यदि लिखना है va, तो va यदि आप लिखा तो दिस इज रूट ओवर f बाई म्यू. तो f इज बेसिकली ta बाई म्यू ए, और वेलोसिटी ऑफ b आपने लिखा रूट ओवर tb बाई म्यू बी. अब देखो दोनों को डिवाइड कर दो, तो va बाई vb, ये वैल्यू जो आ जाएगा रूट ओवर TA बाई TB इंटू म्यू बी बाई म्यू ए. आप ध्यान दो, ये TA बाई TB इज ग्रेटर, TA बाई TB इज ग्रेटर देन 1. यदि मैं TA बाई TB लिखूं तो ये ग्रेटर देन 1 है, और यदि म्यू बी बाई म्यू ए लिखूं, म्यू बी बाई म्यू ए लिखूं तो ये लेस देन 1 है. तो भैया इनका प्रोडक्ट क्या होगा अपने को कैसे पता, कोई स्पेसिफिक जानकारी तो दिया नहीं है. यहां पे आकर के हम फंस गए. इसका मतलब यदि ये फिक्स वैल्यू दे दे कि 1 से ज्यादा है, कम है, एडजेक्टिव बराबर है या क्या है, कुछ अदर इंफॉर्मेशन तो अपने को चाहिए. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, द इंफॉर्मेशन इन इनसफिशिएंट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी एंड टी2. हम वेलोसिटी में ही रिलेशन नहीं बता पा रहे हैं, तो टाइम में कैसे बता पाएंगे. तो इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चले. क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है, देखेंगे, कंसीडर टू वेव्स पासिंग थ्रू द सेम स्ट्रिंग. Principle of superposition for displacement says that the net displacement of particle on a string is sum of the displacement produced by the two wave individually. बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ठीक है, ये होता भी है इंडिविजुअल. अब बोल रहा है, सपोज वी स्टार्टेड सिमिलर प्रिंसिपल फॉर द नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, सच अ प्रिंसिपल विल बी वैलिड फॉर. देखो वेलोसिटी के लिए तो वैलिड होगा, क्योंकि डिस्प्लेस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी के लिए अप्लीकेबल है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर है. लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, स्केलर है, इसलिए इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन इज द वेलोसिटी बट नॉट फॉर द काइनेटिक एनर्जी. बी इज द करेक्ट वन. क्यों भाई, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है ना, तो उसको आप वेक्टरली कैसे जोड़ करके आप एक कोई कॉन्सेप्ट बना सकते हो, नहीं है, पॉसिबल नहीं है. सो बी इज रॉन्ग. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14 की बात करें. क्वेश्चन 14, two wave pulses travel in opposite direction on a string and approaches each other. The shape of one pulse is inverted with respect to the other. देखो दो pulses हैं, opposite direction में हैं on a string, तो क्या होगा, what will happen. देखो the pulses will collide with each other and vanish after collision. No, ऐसा नहीं होता. देखो दो पल्स है, एक पल्स यहां से आ रही है और एक पल्स मान लो बड़ी सी यहां से आ रही है. सो इन दैट सिचुएशन जब दोनों मिलेंगे, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, जैसे कि इन्वर्टेड मान लीजिए हम ले लेते हैं, तो इन्वर्टेड यदि है एक इन्वर्टेड है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन, ये रस्सी उधर ज्यादा डिस्प्लेस्ड रहेगी जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है. यदि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो स्ट्रेट हो जाएगी, लेकिन वेव का मोशन होते रहेगा. ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग में चली गई और फाइनली फिर से ये विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो आपस एक दूसरे को निकल जाते हैं. तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग. द पल्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम ईच अदर
नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो आर पार चले जाते हैं। द पल्सेस विल पास थ्रू ईच अदर, बिल्कुल सही है, अदर बट द शेप विल बी मॉडिफाइड, नहीं 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 नहीं, शेप भी मॉडिफाई नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, द पल्सेस विल पास थ्रू ईच अदर विदाउट एनी चेंज इन इट्स देयर शेप, शेप में भी कोई बदलाव नहीं होगा, ये आराम से बिल्कुल उसी तरीके से, ये यदि ज्यादा बड़ा है तो नीचे उतना ही ज्यादा बड़ा होकर के ये चला जाएगा, राइट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। मैं बच्चों को बताता भी हूं कि वी हैव लाइक वेव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी हैव लाइक वेव, मतलब सुपर पोजिशन से पहले जैसे आप हो, सुपर पोजिशन के समय आप में तकलीफ होगी, लेकिन आफ्टर द तकलीफ पीरियड इज ओवर, आफ्टर द सुपर पोजिशन पीरियड इज ओवर, यू विल बिहेव लाइक सेम एज प्रीवियस, दिस बिहेव लाइक वेव इन योर लाइफ। ओके, नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट वन इज दिस वन, टू periodic wave of amplitude A1 and A2 pass through a region. If A1 is greater than A2, the difference in the maximum and minimum resultant amplitude possible is, देखो एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है वो तो सीधे सीधे A1 प्लस A2 हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा वो ज्यादा माइनस कम, दैट इज A1 माइनस A2 होगा। तो पूछा है कि द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम, इन दोनों के डिफरेंस की यदि बात करें तो दिस माइनस दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो इससे कैंसिल, यहां बन जाएगा 2A2, ये हो जाएगा, राइट, 2A2 हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज द करेक्ट वन। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, 16 पे चले, ध्यान देगा यहां पे क्या है, टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन अ मीडियम, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज, देखो दो वेव है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मान लो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों ही सुपरपोज कर गए ऐसे, तो इन दैट सिचुएशन जो आपका एम्पलीट्यूड होगा दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, दैट इज 2A हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि एक वेव ऐसे जा रही है, एक वेव ऐसे जा रही है, आपने उसी पे एक और वेव दे दिया तो ये हो गया 2A, एक वेव ऐसे जा रही है और आपने इसी पे एक नीचे से वेव प्रोपिगेट कर दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, सो मिनिमम 0 हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है, मान लीजिए एक वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक वेव इसी रस्सी पे आपने साइड में दे दिया ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इधर हो जाएगा इन बिटवीन 45 डिग्री पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो भी फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है वो दैट इज द वेक्टर सम ऑफ टू एम्पलीट्यूड्स का होता है, तो दोनों एम्पलीट्यूड का जो वेक्टर सम होगा वो 0 से 2A के बीच में होगा, सो डी इज द करेक्ट वन, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, टू साइन वेव्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन इन अ मीडियम, the amplitude of each wave is A and the phase difference between the two wave is 120, the resultant, देखो दो वेक्टर A और A, इन दो वेक्टर्स का यदि इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होता है वो A ही होता है। तो जिनको वेक्टर की प्रॉपर्टी पता है उनको तो पता है। दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड, आप अप्लाई कर सकते हो, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नेट टोटल वो हो जाएगा रूट ओवर A² प्लस A² प्लस 2AA cos 120 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 120 डिग्री इज -1/2, -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा ये। तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर जिन बच्चों को वेक्टर का प्रॉपर प्रॉपर्टी पता है वो डायरेक्टली बोलेंगे 120 डिग्री, आहा रिजल्टेंट तो वही होगा, राइट। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो देखो यदि बोथ हैंड फिक्स्ड है, बोथ हैंड फ्री है, कुछ भी कंडीशन होगा, लेकिन जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा न्यू इज इक्वल टू 1/2L रूट ओवर F बाई म्यू होता है। यदि बोथ हैंड फिक्स्ड है या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है 1/4L रूट ओवर F बाई म्यू, यदि एक एंड फ्री है एक एंड फिक्स्ड है, और ये फिर से यही होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L रूट ओवर F बाई म्यू यदि दोनों एंड फ्री है, राइट। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसमें से किसी के बारे में बोल रहा है क्योंकि इसने स्पेसिफाई नहीं किया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ए इज द करेक्ट वन, हो गया खत्म। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ खत्म हो गया, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है, राइट। बाकी सब रूट में आएंगे, बाकी सब रूट में आएंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
A tuning fork of frequency 480 hertz is used to vibrate a sonometer wire having natural frequency 240 hertz. The wire will vibrate with a frequency. देखो सोनोमीटर की क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या लेना देना, वायर का वाइब्रेशन कौन कर रहा है भाई, वायर का वाइब्रेशन तो सोनोमीटर करता है, ट्यूनिंग फोक करता है। तो ट्यूनिंग फोक का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी फ्रीक्वेंसी में वायर को वाइब्रेट करना है, क्योंकि सोनोमीटर खुद का डिवाइस थोड़ी है को अपने से वाइब्रेट करने लगे, कोई तो करेगा ना उसको वाइब्रेट, और जो वाइब्रेट करेगा दैट इज द ओरिजिन ऑफ द वाइब्रेशन, और ओरिजिन ऑफ द वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी सबकी होगी, तो दैट फ्रीक्वेंसी इज 480, बात खत्म, 480 हर्ट्ज इज द आंसर। यस, नेक्स्ट, a tuning fork of frequency 480 hertz is used to vibrate a sonometer with a wire. Same question hai, this is the again 480 hertz, same question, question number 20. Question number 21, a sonometer wire of length L vibrate in fundamental mode with fundamental mode when excited by a tuning fork of frequency 416 hertz. If the length is doubled keeping other things same, the string will, देखो फिर से वही एक्सप्लेनेशन, स्ट्रिंग आप बड़ा करो, छोटा करो, मोटा करो, पतला करो, सोनोमीटर को वाइब्रेट कौन कर रहा है, सोनोमीटर को वाइब्रेट कर रहा है ट्यूनिंग फोक। तो जब ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा है तो ओरिजिन तो ट्यूनिंग फोक कर रहा है ना वाइब्रेशन की, तो जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी सबकी होगी, तो दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी 416, यदि दिया है तो ये 416 ही होगा। यदि आप, कुछ बच्चे इसको 208 लिख सकते हैं कि लेंथ डबल हो गया तो बाय हाफ कर, भैया तुम लेंथ डबल करोगे तो ट्यूनिंग फोक थोड़ी बदलने वाला है, वो तो अपने हिसाब से वाइब्रेट करेगा और कराएगा, क्योंकि वाइब्रेट वही करा रहा है। डन, गुड। दिस 21। क्वेश्चन नंबर 22, अ सोनोमीटर वायर supports a 4 kg load and vibrates in fundamental mode। अब ये बोल रहा है कि ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, यहां पे डिफरेंस है, ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है भैया, फंडामेंटल है मोड विथ अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 416 हर्ट्ज, और ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है 416 हर्ट्ज। द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द ब्रिज इज नाउ डबल्ड in order to maintain the fundamental mode। फंडामेंटल मोड फिर से मेंटेन रखना है, फ्रीक्वेंसी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा ना, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। द लोड शुड बी चेंज टू, अब लोड को क्या बदलना होगा, तो ध्यान देंगे हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फॉर बोथ एंड फिक्स न्यू इज इक्वल टू रूट ओवर एफ बाई म्यू, एफ बाई म्यू। अभी आपने 4 kg का लोड रखा है और ये फंडामेंटल नहीं ये नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं, वेलोसिटी लिख दिया, फ्रीक्वेंसी है 1/2L रूट ओवर एफ बाई म्यू। तो यही फ्रीक्वेंसी दोबारा होनी है, फंडामेंटल मोड में ही जाना है, लेकिन लेंथ आप बदलने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2L रूट ओवर एफ बाई म्यू, दैट इज सेम एज, आपने क्या कर दिया, अभी लेंथ डबल कर दिया, तो ये जगह 1/2 L के जगह पे आपने लिखा 2L, और जो फोर्स है उसको आप बदलना चाहते हो, लेट्स से F डैश, और मास पर यूनिट लेंथ तो भाई सेम ही रहने वाला, मास थोड़ी बदलेगा, मास पर यूनिट लेंथ नहीं बदलेगा ना, स्ट्रिंग तो आप यही यूज कर रहे हो, आपने कट कुट किया, सब कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल, यहां पे क्या बना, स्क्वायर भी कर लेते, स्क्वायर कर लेंगे तो यहां पे हो जाएगा F, यहां पे केवल F बचेगा, 2L से 2L कैंसिल, और यहां बनेगा F इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स F डैश। तो हमारा जो F डैश आएगा, F डैश इज इक्वल टू 4F, दैट इज इक्वल टू 4, और पहले आपने मास रखा है 4 kg, तो अब आपको 4 इंटू 4 kg रखना होगा, दैट इज इक्वल टू 16 kg, 16 kg। तो आपका जो अब नया मास, आपको नए लोड की जरूरत होगी, दैट मस्ट बी 16 kg। थैंक यू सो मच। अभी हम नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव 2, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।